इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। हेलो गाइस, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। और आज लेकर हाजिर हैं क्लास 9 का साइंस चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसमें हम इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में तुलना करें। तो आंसर है इसका पादप कोशिका और जंतु कोशिका। इस तरह से कॉलम बना लेंगे आप। उसके बाद फर्स्ट में जंतु कोशिका। जंतु कोशिका प्लाज्मा झिल्ली से घिरी रहती है और पादप कोशिका प्लाज्मा झिल्ली के बाहर सेलुलोस की बनी कोशिका भित्ति होती है। दूसरा है हरित लवक अनुपस्थित होता है जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में हरित लवक उपस्थित होता है। तीसरा है कि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएँ या तो अनुपस्थित होती है या बहुत छोटी होती है और पादप कोशिका में रिक्तिकाएँ बड़ी होती है। चौथा स्टेप है सेंट्रोसोम उपस्थित होता है और पादप कोशिका में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है। पांचवा ऑप्शन गलिजिकाय उपकरण उपस्थित होता है और गलिजिकाय उपकरण अनुपस्थित होता है। छठा है प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है किसमें, जंतु कोशिका में, और पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण होता है। सातवां स्टेप है प्रायः जंतु कोशिका प्रायः आकार में छोटी होती है और पादप कोशिका प्रायः आकार में बड़ी होती है। क्लियर है? ये पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ पूरा। दूसरा देखते हैं। प्रोकैरियोटी कोशिकाएं यूकैरियोटी कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका आंसर है कि कोशिकाओं के जटिल संगठन के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला प्रोकैरियोटी कोशिकाएं तथा दूसरा यूकैरियोटी कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में देखते हैं अंतर। पहला अंतर है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। दूसरा है इसमें गुणसूत्र एकल तथा DNA RNA के बने होते हैं और इसका जो है गुणसूत्र एक से अधिक तथा DNA के बने होते हैं। तीसरा स्टेप है केंद्रिकाय पाया जाता है और इसमें केंद्रक होता है। चौथा है राइबोसोम 705 प्रकार के होते हैं और इसमें राइबोसोम 805 प्रकार के होते हैं। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन का आंसर हुआ पूरा। तीसरा देखते हैं। तीसरा है कि यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा। तो आंसर है इसका कि प्लाज्मा झिल्ली के टूट या फट जाने पर कोशिकांग बिखर जाते हैं और कोशिका नष्ट हो जाएगी। क्लियर है? चौथा नंबर देखते हैं। यदि गॉल्जी उपकरण न हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा। तो इसका आंसर है कि संश्लेषित पदार्थ गल्जिकाय उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इस कार्य में शामिल है पुटिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना। यदि कोशिका में गॉल्जी उपकरण नहीं होगा तो कोशिका का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर है और क्यों। उत्तर है इसका देखते हैं कि माइक्रोक्रोंडिया का कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। ठीक है? क्योंकि माइक्रोक्रोंडिया के अंदर
भोजन का ऑक्सीजन होकर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होती है। क्लियर है। क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर कि कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। इसका आंसर है कि कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण चिकनी अंतः द्रवीय जलिका में होता है। क्लियर है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर एक वीडियो आप तक पहुंच पाए। आपको बताते चले कि आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी विषयों के क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। तो आंसर है इसका कि अमीबा अपना भोजन एंड्रोसाइटोसिस प्रक्रिया से ग्रहण करता है। इस प्रक्रिया में कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिक जीव में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन ग्रहण करने में सहायता करता है। क्लियर है। 8वां है कि पराशरण क्या है। तो एक लाइन में इसका आंसर है कि किसी अर्ध परागम्य झिल्ली द्वारा जल के अणुओं का उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर भ्रमण करना परासरण कहलाता है। ठीक है। 8वां का क्वेश्चन का आंसर हुआ पूरा। अब क्वेश्चन नंबर 9 का देखते हैं। कहा गया है कि निम्नलिखित परासरण प्रयोग करें। छिले हुए आधे आधे आलू के 4 टुकड़े लें। इन चारों को खोखला करो जिससे कि आलू के कप बन जाए, आलू के जैसा कप के जैसा आलू बन जाए। इनमें से एक कप को उबाले आलू में बनाना है। आलू का प्रत्येक कप को जल वाले बर्तन में रखें। अब क्या होता है बताइए। अब कप ए को खाली रखो, बी को 1 चम्मच चीनी डालें, सी में 1 चम्मच नमक डालें और डी में उबले हुए बनाए गए कप डी में 1 चम्मच चीनी डालें। आलू के इन चारों कपों को 2 घंटे तक रखने के पश्चात उसका अवलोकन करें तथा निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। बी तथा सी के खाली भाग में जल क्यों एकत्र हो गया, इसका वर्णन करें। तो 9 नंबर का इसका आंसर है पहला का कि जल के अणुओं का पराशरण अर्ध परागम्य झिल्ली द्वारा जल की उच्च सांद्रता से जल की निम्न सांद्रता खाली स्थान जहां नमक या चीनी है की ओर होता है, अतः जल बी तथा सी के खाली भाग में एकत्र हो जाता है। दूसरा है कप बी में 1 चम्मच चीनी डाला है। ये आलू का प्रयोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। दूसरा तो है कि ये आलू इसके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह ज्ञात होता है कि यदि हम 2 बिलियन लें जिनकी सांद्रता बराबर हो तो परागम्य झिल्ली से भी जल के अणुओं में कोई गति नहीं होती है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है ए तथा डी आलू के खाली भाग में जल एकत्र क्यों हुआ, इसका वर्णन करें। तो तीसरा का क्वेश्चन का आंसर है कि डी आलू के खाली भाग में जल एकत्र नहीं हुआ क्योंकि उबालने से प्लाज्मा झिल्ली मर गई जिससे उसकी परागमता नष्ट हो जाती है। इससे आलू के अणुओं का प्रसारण नहीं हुआ। ये आलू के खाली भाग में जल एकत्र नहीं हुआ क्योंकि आलू के कप के अंदर और बाहरी की सांद्रता समान है। क्लियर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। 10 है कि कायिका वृद्धि एवं मरम्मत हेतु किस प्रकार के कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है, इसका औचित्य बताएं। उत्तर है इसका कि जीवधारियों में कायिका वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती है जिससे पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। सूत्र विभाजन और अर्धसूत्री
विभाजन नामक दो मुख्य प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती है उसे सूत्री विभाजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे मातृ कोशिका भी कह सकते हैं, विभाजित होकर दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती है। क्लियर है 10 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन 11 का देखते हैं कि युग्मकों के बनने के लिए किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, इस विभाजन का महत्व बताएं। तो इसका आंसर है कि कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसमें अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती है उसे सूत्री विभाजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे मातृ कोशिका भी कह सकते हैं, विभाजित होकर दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती है। इसमें आप ये चित्र बनाएंगे, ठीक है। एक मातृ कोशिका है, एक और जो दिख रहा है वो दोनों गुणसूत्र हैं, ठीक है। इसका वर्णन करते हैं। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या मातृ कोशिका के समान होती है। यह जीवों में वृद्धि ऊतकों की मरम्मत सहायता करती है। जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों तथा ऊतकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती है जो निषेचन के पश्चात संतति निर्माण करती है। यह एक अलग प्रकार का विभाजन है जिसे अर्ध गुणसूत्र कहते हैं, जिससे क्रमशः दो विभाजन होते हैं। जब कोशिका अर्धसूत्र के माध्यम से विभाजित होती है तो इसे दो जगह चार नई कोशिकाएं बनती है। ये चित्र आप बनाएंगे इसमें, ठीक है। फिर इसमें देखते हैं कि नई कोशिकाओं के मातृ कोशिकाओं की तुलना गुणसूत्रों से आधी होती है। तो इसी तरह के वीडियो एंड जीके क्यूज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।